Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. चलिए आज आपके लिए लेके आया हूँ 11th क्लास की फिजिक्स। 11th क्लास की फिजिक्स में काइनेमैटिक्स यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था। आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक पॉइंट्स थे, उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। जैसे कोई भी बॉडी जो मोशंस करती है ना, तो इनकी एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या वो बॉडी एक एक्सिस में मूव कर रही है या दो एक्सिस में कर रही है या तीनों एक्सिस में कर रही है। तो इनके अकॉर्डिंग बॉडी की मोशंस 3 पार्ट में क्लासिफाइड की गई है। तो देखिए सबसे पहले एट फर्स्ट मोशन इन 1 डायमेंशन, 1D, इनको हम बोलते हैं 1D। अब देखिए 1D मोशंस क्या होते हैं। जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मूव कर रही है तो अब आपको ये नोटिस करना है कि ये बॉडी एक एक्सिस में मूव कर रही है या दो में या तीनों में। तो 1D में जैसे मान लीजिए ये एक एक्सिस है, ये O पॉइंट है और ये X एक्सिस है। अब कोई बॉडी क्या कर रही है, O पॉइंट से मूव करके A पॉइंट तक आ रही है, O टू A, तो एक ही एक्सिस में जा रही है। इनकी डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल x। तो इसे हम कहते हैं 1D मोशंस। इट मींस हम यूं कह सकते हैं जब कोई बॉडी किसी एक एक्सिस में मूव करे, या तो x एक्सिस में या तो y एक्सिस में या z एक्सिस में, किसी एक एक्सिस में, तो उसे हम कहते हैं 1D मोशंस। जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे देखिए ट्रेन, जो ट्रेन चलती है रेलवे ट्रैक पे, तो ये एक ही एक्सिस में चलती है। इट मींस x एक्सिस में चलेगी। यदि मान लीजिए जैसे ये बॉडी है, ये मार्कर का कैप है मेरे हाथ में, इसे यदि हम यहां से फ्री फॉल करवाते हैं तो ये एक ही एक्सिस, इट मींस y एक्सिस में मूव करेगी। तो ये है 1D मोशंस। 1D मोशंस के लिए हम यूं कह सकते हैं ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉडी which is move in any one axis of coordinate geometry is called 1D motion। देखिए एक एक्सिस में मूव करवाना है। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको बताया भी, सपोज कीजिए ट्रेन मूव ओवर द रेलवे ट्रैक, बॉडी फ्री फॉल, फ्रॉम हाइट, एक हाइट से बॉडी नीचे मूव करेगी। तो ये है 1D मोशन। तो बच्चों आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि बॉडी एक एक्सिस में, किसी एक एक्सिस में मूव करना है, तो इसे हम 1D मोशंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप ना, इसी में मोशन इन 2 डायमेंशन, इट मींस 2D मोशंस। अब देखिए 2D मोशंस में 1D में एक एक्सिस में है, तो 2D में किसी दो एक्सिस में। अब देखिए जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन O है। अब जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P पॉइंट पे जैसे बॉडी है, तो अब यहां से देखिए ये x एक्सिस में इसकी डिस्टेंस x और y एक्सिस में इसकी डिस्टेंस y। इट मींस ये जो बॉडी मूव कर रही है दोनों एक्सिस x और y, दोनों एक्सिस में इसकी मूव हो रही है। तो ये है 2D मोशंस।
इट मीन्स जैसे पोजीशंस, आप इस बॉडी की पोजीशंस मेजर करते हैं तो इसमें दोनों एक्सिस में मेजर करना होगा। एक्स एक्सिस में ये तो एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है और वाई एक्सिस में ये वाई डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसे हम कहते हैं 2D मोशंस। 2D मोशंस में एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए अर्थ, अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड, सन के चारों तरफ, तो ये 2D मोशंस है। क्रॉलिंग ऑफ इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट जो क्रॉल करती है एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, या ये देखिए जैसे बॉल है, बॉल को यदि आप क्या करते हैं जंप करवाते हैं, तो ये जो है एक्स एक्सिस में भी और इसकी हाइट मिली है ये वाई एक्सिस में भी। जैसे आपने बॉल को फेंका है, एक तो आपने रोल करवाया है, जब यदि आप रोल करवाते हैं तो ये बॉडी एक एक्सिस में मूव कर रही है, तो ये तो 1D है। लेकिन इस बॉडी बॉल को आप यूं फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो इसमें क्या है कि ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस में भी, तो इस तरह से ये 2D मोशंस हो जाएगा। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉडी विच इज मूव इन एनी 2 एक्सिस, मूव इन एनी 2 एक्सिस, 2 एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट geometry such as XY axis या YZ axis या ZX axis, कोई भी 2 एक्सिस इज कॉल्ड 2D मोशंस। तो ये हो जाएगी 2D मोशन, एक्स डिस्टेंस भी कवर करेगी और वाई भी। एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं, क्रॉलिंग ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट वगैरह जो क्रॉल करती है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो इट मीन्स ये एक्स एक्सिस में भी चलती है और वाई एक्सिस में, इट मीन्स 2D मोशंस कवर करती है। यह अर्थ ले लीजिए, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ये है 2D मोशंस। अब देखिए इसी में 3D मोशंस, अब देखिए नेक्स्ट है मोशन इन 3 डायमेंशन। इट मीन्स आप इसे कह सकते हैं 3D मोशंस। अब 3D मोशंस में जैसे देखिए ये 3 एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। देखिए 3 एक्सिस है 3D, जो आप ये व्हाइट बोर्ड पे जो स्टडी कर रहे हैं ये 2D है। 2D में देखिए जैसे इसकी लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, बट इनकी हाइट नहीं है, ये 2D है। 3D में क्या होना है, हाइट भी होगी। तो इनको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। अब हम चलते हैं, बात कर रहे हैं एक्स और जेड एक्सिस। एक्स और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, तो यहां पे आपको यूं नहीं देखना है कि ये 45, ऐसा नहीं कहना है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होके यूं कह देते हैं सर ये 45 और ये 45, विच इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, ये एंगल बाइसेक्ट नहीं कर रही है। ये जो जेड एक्सिस है एक्स और वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये ना तो 45 है ना ये 45, इट मीन्स ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 डिग्री है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, इनको देखिए ऐसे प्रैक्टिकली समझिए। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसमें ये है जेड एक्सिस। अब देखो बच्चों इनको ध्यान से, ये जो है बोर्ड पे जैसे देखिए ये रेड मार्कर ये एक्स एक्सिस और ये व्हाइट जो है ये वाई एक्सिस, लेकिन ये जो ग्रीन मार्कर है ये क्या है, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हर एक
पॉइंट पे देखिए, चारों तरफ से देखिए, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इट मीन्स ये जो जेड एक्सिस है ये एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इनवर्ड है। बट हम इस बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इज दैट क्लियर? इट मीन्स एक्स होगी आपकी लेंथ, वाई होगी ब्रेथ और जेड होगी हाइट, तीनों एक्सिस में। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। चलिए अब देखिए मोशन इन 3D। मोशन इन 3D में जैसे कोई बॉडी, मान लीजिए जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, ये P पॉइंट है। अब ये P पॉइंट पे यदि आप स्टडी करते हैं तो अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस में इसके डिस्टेंस तो हो जाएंगे x, y एक्सिस में इसकी हो जाएगी y, और ये जो z एक्सिस होगी और z एक्सिस में क्या हो जाएगा z। तो इट मीन्स कोऑर्डिनेट x, y और z। तो जब कोई बॉडी तीनों एक्सिस में मूव करे, हम यूं कह सकते हैं ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉडी विच इज मूव इन all 3 axes of coordinate geometry. X, Y and Z axis is called 3D motion। इसी को हम कहते हैं 3D motions। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, देखो बच्चों, जैसे आपने पतंग उड़ाया होगा, काइट। अब देखिए जब आप पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वो कौन से एक्सिस पे मूव करता है, हाइट जा रही है वाई एक्सिस, आगे भी जाती है एक्स, और फिर तीसरी जेड एक्सिस। इट मींस जो ये काइट है जो आप पतंग उड़ा रहे होते हैं ये तीनों एक्सिस में मूव कर रही है, तीनों एक्सिस में एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सिस में मूव कर रही है। तो ये 3D मोशंस है। एग्जाम्पल काइट, या नहीं तो चलिए एरोप्लेन की हम बात कर रहे हैं, मोशंस ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन भी देखिए एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सिस में मूव करती है। तो फाइनली 3D में आप यूं कह सकते हैं जब बॉडी तीनों एक्सिस में मूव करे, एक्स वाई जेड में, उसे हम कहते हैं 3D मोशन। तो बच्चों ये एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स है, 1D मोशंस, 2D मोशंस, 3D मोशंस। एक लाइन में 1D में जब कोई एक एक्सिस में मूव करे, या तो एक्स या वाई या जेड। 2D में कोई भी दो एक्सिस, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। और 3D में तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड। तो ये है 3D मोशन। फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है इसे 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक है स्केलर क्वांटिटी, या इसी को आप बोल सकते हैं स्केलर्स, और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी, इसे आप कह सकते हैं वेक्टर्स। अब देखो जो स्केलर और वेक्टर हम किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपका नेक्स्ट एक चैप्टर भी है वेक्टर्स के नाम से, तो इनको ठीक से समझिए, बाकी चैप्टर में अच्छी तरह से और स्टडी करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो है 2 टाइप से। क्वांटिटी आपको पता है फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था, क्वांटिटी क्या था, क्वांटिटी Q इक्वल टू एन यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के थ्रू मेजर किया जाता था। अब जो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए जो स्केलर होती किसे कहेंगे, स्केलर क्या होगी, ए फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस द डेफिनिट मैग्नीट्यूड बट कांट बी पोजेस द डेफिनिट डायरेक्शंस। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शंस ना हो। अब देखिए मैग्नीट्यूड हम किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये बॉडी में मास है, तो मास जो है इनकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, बट इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी।
मैग्नीट्यूड से क्या समझना आपको? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, साइज, शेप, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। इट मीन्स जो भी बॉडी है कुछ ना कुछ उसमें मैग्नीट्यूड जरूर होगी। बट यदि ये बॉडी मूव कर रही है तो क्या इसकी डेफिनिट डायरेक्शंस है? यदि डेफिनिट डायरेक्शंस नहीं है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं ए फिजिकल क्वांटिटी which possesses the only magnitude but cannot be possess the directions। एच कार्ड स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स। देखिए एग्जांपल के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं मास में मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शंस नहीं है। चलिए ये चलते हैं हम डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस में जैसे ये पाथ है किसी भी डायरेक्शंस में चल सकते हैं, ये टोटली कवर्ड डिस्टेंस हो जाएगी। डायरेक्शंस देखिए इनकी चेंज होती जा रही है, डेफिनेट डायरेक्शंस तो नहीं है, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, जो वर्क कर रहे हैं आप, कोई भी काम कर रहे हैं, क्या उसकी डायरेक्शंस होती है? नहीं, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, जब आप चल रहे होते तो स्पीड की हम बात कर रहे हैं, तो स्पीड भी ये क्या है? स्केलर है। इट मीन स्केलर जो है ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आप अपने आप को लीजिए, जैसे ह्यूमन बॉडी, हम अपने आप की बात कर रहे हैं, क्या हम स्केलर है या वेक्टर? तो हम स्केलर हैं क्योंकि हमारे में मैग्नीट्यूड है बट डेफिनिट डायरेक्शंस तो नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ है, ब्रेथ, हाइट, साइज, शेप, मास है, बट हमारी कोई डेफिनिट डायरेक्शंस तो नहीं है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। इट मींस इनडेफिनिट डायरेक्शंस रखना है तो ये स्केलर हो जाएगी। जो स्केलर है इसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जोड़ते हैं। सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं, एडेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस ये 10 मीटर है, फिर इसमें 10 मीटर है, फिर यूं 10 मीटर है। अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है बट इसमें ऐड में सिंपल जोड़ देना आपको 10 10 10 10, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब हम चलते हैं वेक्टर। अब वेक्टर हम किसे कहते हैं? बिल्कुल अपोजिट, इसमें डायरेक्शंस नहीं होती है बट इसमें डायरेक्शंस होगी, तो हम यूं कह सकते हैं ए फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेस द डेफिनिट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डेफिनिट डायरेक्शंस। एच कार्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ए टू बी, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, सीधी डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस डेफिनिट है, तो ये होगा वेक्टर। इट मींस एग्जांपल के लिए जैसे देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होनी चाहिए, सीधी, इनिशियल टू फाइनल। फिर ये है मोमेंटम। मोमेंटम क्या? P इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूं गन को जैसे आपने फायर किया तो अब जो बुलेट निकल रही है बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी,
अपने टारगेट को अचीव करे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन डेफिनिट है। अब देखिए ये जैसे गन से ये बुलेट निकल रही है, अब सामने आप आ जाते हैं, तो क्या ये बुलेट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी? क्या करेगी? नहीं करेगी, ये बिल्कुल सीधी ही जाएगी और सीधी ही चलती है। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो इट मींस डेफिनेट डायरेक्शंस होगी। फोर्स, अब देखिए जो फोर्स है, जैसे फोर्स जो अप्लाई करते हैं, या तो आप पुश करते हैं बॉडी को या पुल कर रहे हैं, तो ये फोर्स है, इनकी भी डेफिनेट डायरेक्शंस है। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम कहते हैं वेक्टर। अब देखिए वेक्टर की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब जो है डायरेक्शंस ए टू बी जो है, आप वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये ए बी है, तो ये देखिए ए बी, इनके ऊपर एरो लगा देते हैं, तो एरो लगाते ही ये क्या होगा? वेक्टर। आप इसे क्या पढ़िएगा? रीड एज वेक्टर ए बी, ये हो गया। अदरवाइज नहीं तो वेक्टर को हम बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये ए बी है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी, इनको बोल्ड करके, ये बोल्ड लेटर से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यूं कर सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों वेक्टर में आपने क्या देखा कि ये जो है डेफिनिट मैग्नीट्यूड और डेफिनिट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और डायरेक्शन डेफिनिट होने की वजह से हम वेक्टर कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब देखिए ये है 10 मीटर और ये है 10 मीटर। अब कोई बॉडी बी टू ओ टू ए चल रही है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। बट यदि सीधा बी टू ए चले तो डेफिनेट डायरेक्शंस है, और डेफिनेट डायरेक्शंस है तो ये क्या होगा? ये वेक्टर हो जाएगी। तो अब बी टू ए आप इसमें पीजीटी लगा के आप निकाल सकते हैं। तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ से इसको ऐड करते हैं हम। तो फाइनली वेक्टर के लिए यह है। बाकी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वेक्टर सी है, उसमें अच्छी तरह से डीपली हम स्टडी करेंगे डिटेल से। तो ये जो वेक्टर है, जैसे अभी भी मैंने बताया था आपको कि इनको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये एरो किसे रिप्रेजेंट करता है? जैसे ये एरो का ये जो आगे का पोर्शन, इसे हम बोलते हैं हेड, और ये होती है टेल। तो जो हेड होती है ये तो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शंस को, और जो ये टेल होती है ये क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोजेक्शंस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। और इनकी जो ये लेंथ होती है ना, ये लेंथ, ये क्या करेगी? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस वेक्टर को जो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मीनिंग है एरो जो है डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी, टेल स्टार्टिंग पॉइंट, और लेंथ जो है मैग्नीट्यूड। बट स्केलर की कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। जैसे स्केलर है, मान लीजिए डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये s, अब इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। बट यदि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो d के ऊपर आप वेक्टर लगाइए। तो मतलब वेक्टर की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होती है, बट स्केलर की नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट है पाथ लेंथ, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, फिर अदर डिस्प्लेसमेंट। चलिए दोनों की स्टडी हम कंपैरिजन से कर लेते हैं, डिफरेंस भी हो जाएगा और दोनों की स्टडी भी हो जाएगी। देखिए अब हम पाथ लेंथ किसे कहते हैं? इट मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? कई एक बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि क्या डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट। चलिए इनको ऐसे समझिए। मान लीजिए ये एक पॉइंट है O और ये है A,
आप O टू A चल रहे हैं, इसकी लेंथ है 20 मीटर। फिर A टू B भी है 20 मीटर। तो देखिए जब O टू आप B चल रहे हैं तो क्या है 20 प्लस 20 इट मीन्स 40। तो ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू OA प्लस में AB इक्वल टू 20 प्लस 20। ये तो ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम किसे कहते हैं? आपने जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया वो और आप जिस पॉइंट पे पहुंच गए वो, इन दोनों के बीच की जो लॉन्गेस्ट पाथ होगी इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट सीधा O टू B, सीधा O टू B, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ सीधा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो आप डिस्टेंस के लिए एट फर्स्ट आप क्या कह सकते हैं? द लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में आप क्या कह सकते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। मान लीजिए O टू B सीधा है 10 मीटर। बच्चों ये मैंने कोई ट्रायंगल नहीं बनाया है, ये एक रफली पाथ है। मान लिया ये रफली पाथ है। तो सीधा ये जो पाथ है ये 10 मीटर है, ये तो है शॉर्टेस्ट इनिशियल टू फाइनल। बट ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है ये है डिस्टेंस। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ होती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं और जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें OB इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो डिस्टेंस है इसमें जो डायरेक्शंस होती है, ये डायरेक्शंस हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, किसी भी डायरेक्शंस में जा सकती है। तो इनकी जो डायरेक्शंस होती है वो क्या होती है? इनडेफिनिट। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि इनडेफिनिट डायरेक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट में सीधी स्ट्रेट डायरेक्शंस होगी, तो ये हो जाएगी डेफिनिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में डेफिनिट डायरेक्शंस और डिस्टेंस में इनडेफिनिट डायरेक्शंस। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें इनडेफिनिट डायरेक्शंस हो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है, उसे हम स्केलर कहते हैं। इट मींस डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें बना सकते हैं स्केलर्स। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये डेफिनिट डायरेक्शंस है, तो ये है वेक्टर्स क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट है, जो डिस्टेंस होती है हमेशा नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड करती है कि आप जैसे O टू B आप कैसे पहुंच रहे हैं, कौन से पाथ से पहुंच रहे हैं, ये पाथ के नेचर पे डिपेंड करेगा। देखिए ये पाथ पे डिपेंड करेगी, बट डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती है, सीधी इनिशियल टू फाइनल। तो हम यूं कह सकते हैं डिस्टेंस जो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पाथ। जिस पथ से आप चल रहे हैं उसका नेचर कैसे है, बट इसमें डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पाथ। ठीक। अब देखिए जो डिस्टेंस होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ना तो डिस्टेंस जीरो होगी ना ही नेगेटिव होगी। इनको ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। A टू B है 20 मीटर और ये 10 मीटर और ये है 10 मीटर।
यदि आप देखिए आप कहां से कहां तक चल रहे हैं, ए टू बी, तो टोटल डिस्टेंस क्या है 20 मीटर। अब दोबारा बी टू सी आ रहे हैं, तो क्या ए टू बी टू सी, तो 20 प्लस 10 इक्वल टू 30। और यदि फिर सी टू ए फिर प्लस 10 इक्वल टू 40। देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं, डिस्टेंस हमेशा प्लस 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 होगी। ए टू बी 20, बी टू सी प्लस 10 30, सी टू ए प्लस 10 40। बट डिस्प्लेसमेंट की केस में यदि आप ए टू बी चल रहे हैं, ए टू बी में 20 मीटर, बट बी टू सी चल रहे हैं, तो देखिए यहां से 20 इस डायरेक्शन में 20, बट अपोजिट डायरेक्शन आते ही अब ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां पे 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 हो गया सी पॉइंट पे, एट सी। बट यदि दोबारा ए पे आ जाते हैं, एट ए, फिर से 10 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है, और पॉजिटिव तो होती है। तो इट मीन्स आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक। अब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। कब हो सकता है? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, 30 मीटर है जी। यदि ए टू बी चल रहे हैं, तो अब देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 30 मीटर। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तब होती है जब डायरेक्शंस सेम हो। इट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट आप यू कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन डायरेक्शंस इज डेफिनिट। सेम डायरेक्शंस होगी तो ऐसा। अब देखिए डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हमेशा, जब डायरेक्शन डेफिनिट होगी तो इक्वल होगा, बट अदर केस में ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे यहां पे अब देखिए ये 30, ये भी 30, ये भी 30, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और सीधा ए टू बी ये मान लीजिए 40। तो अब देखिए ये 30 प्लस 30 प्लस 30, डिस्टेंस है 90, बट डिस्प्लेसमेंट है 40। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स नेवर बी डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि डिस्टेंस क्या हो जाए, लेस देन हो जाए डिस्प्लेसमेंट से। जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं बच्चों, ये करते हैं मीटर में। ऐसा यूनिट आपकी इनकी मीटर होगी और इनकी भी मीटर होगी। सीजीएस में इसे सेंटीमीटर में और इसे भी सेंटीमीटर में। डायमेंशन एल, डायमेंशन एल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन चेंज होती रहती है, बट डिस्प्लेसमेंट में कभी नहीं चेंज होगी, इसलिए इसे स्केलर और इसे वेक्टर कहते हैं। तो बच्चों आज ये बेसिक पॉइंट्स, इस चैप्टर के भी बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहे हैं, ये आज आपको करवाया गया है। आई होप सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं कर रहे हैं क्लास को, ताकि आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि कई एक बच्चों की कमेंट आई हुई थी कि सर वीडियो 30 मिनट 35 मिनट की ठीक है, यदि ज़्यादा लेंथ ही होती है तो फिर हम उसे समझ नहीं पाते।
तो चलिए इसी वजह से आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले फिर से आपसे कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, सही समझ में आएगा। यदि ना आए तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके पूछिए। और यदि आप पूछते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में हमें खुशी होती है। हमें इस बात की खुशी होती है कि हमारे जो बच्चे हैं ये अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करते भी हैं कि आपको सही समझ में आए। तो ये इंट्रोडक्शन चल रहे हैं, ये इसे अच्छी तरह से समझिए ताकि चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और यदि वीडियो सही पसंद आए, सही समझ में आए तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए और आप के YouTube पे नोटिफिकेशंस आए नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू वेरी मच।